हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम डिस्कस करेंगे। इसे जानने से पहले आपको पता है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान रहे हैं संवैधानिक विकास की, है ना, कि कैसा इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कंपनी का शासन बना, फिर ताज का शासन आया, और जो अभी चल रहा है यानी हम जो देख पा रहे हैं 1858 से 1947 के मध्य को हमने कहा ताज का शासन। ठीक है, तो अब इसमें यह था कि जैसे 1857 का विद्रोह हुआ उसी समय पे, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर यह दहशत आ गई कि ये हमारे ऊपर तो विद्रोह कर ही चुके हैं, लेकिन अब आगे ना करें, इनके जो अंदर जो आग लगी है उसे ठंडा करने के लिए हमें अपने कार्यों में शामिल करना पड़ेगा। यानी कि हम जो भी अधिनियम बनाएंगे, जो भी काउंसिल बनाएंगे, उसमें इन जितने भी भारतीय हैं उनका कुछ हिस्सा हम अपने सदस्य के रूप में रखेंगे। तो ये इनका प्रमुख मकसद हो गया 1861 से। क्यों? क्योंकि आप ये भी देखते होंगे कि जिससे जो ब्रिटिश सरकार है उनका ये मत था कि हम इन्हीं के सामने इन्हें ये दिखाएं कि हम अब आपके देश में आपको सिखा रहे हैं कि देश में नियम कानून कैसे बनाते हैं, कैसे हर चीज़ को चलाया जाता है, लेकिन हम जब गद्दी में बैठेंगे तो आप उसको देखना, उसको फॉलो करना और बाद में आप इसी तरह करना। ये एक इनडायरेक्टली वे का एक कंसेप्ट था जो सीधा सीधा तो नहीं बोला गया, लेकिन ये उनको दिखाना था ताकि वो हमें गलत ना समझे, यानी ब्रिटिश सरकार को गलत ना समझे भारतीय, और उनका साथ दे। ठीक है, हालांकि वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चला, पर फिर भी मेन मोटिव तो बीच में यही था। तो देखा गया कि 1861 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया, एक चीज़ और इसमें आप ध्यान देना, अगर आप को रिलेट कर पाते होगे, तो जब आप कंपनी का शासन पढ़ रहे थे उस टाइम पे कोई भी अधिनियम आ रहा था, यानी कोई भी ऐसा नया रूल जब आ रहा था, उसे कंपनी चार्टर एक्ट देती थी, यानी उसका नाम दे देती थी XYZ चार्टर एक्ट, है ना। कोई भी अधिनियम लाई, 1773 का हो गया, उसके बाद आप जो देख रहे हो ऐसे एक्ट आते गए। लेकिन जैसे ही ताज का शासन आता है, यहाँ पे चार्टर जैसे वर्ड का कोई नामो निशान नहीं रहा। यहाँ मुख्यतः परिषद अधिनियम रख दिया गया। परिषद का मतलब यहाँ पे हो रहा है काउंसिल, है ना। यहाँ पे चार्टर नहीं लाया गया, यहाँ पे काउंसिल लाई गई। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसा लिखा मिला गया कि भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, तो ये हम याद कर पाते हैं कि ये ताज का शासन था, यानी ब्रिटिश सरकार का, यानी। और अगर चार्टर एक्ट लिखा हुआ है तो वो कंपनी का था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्लियर करने के लिए। तो जानते हैं इसमें क्या था डिटेल। तो जो 1861 का अधिनियम था, जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने भारतीयों की भूमिका बनाने के लिए इसमें काम किया कि भारतीयों को भी हम शामिल करेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या रखा, 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम में ये प्रमुख बातें रखी। अब देखते हैं कि 1861 में क्या ऐसी प्रमुख विशेषताएं रहीं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जो हमारे वायसराय थे तत्कालीन रूप से लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया कि विधान परिषद के लिए 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया। वो सदस्य कौन थे? तो थे पहले बनारस के राजा, फिर थे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों के तीनों भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में क्या किया गया, मनोनीत किया गया लॉर्ड कैनिंग वायसराय के द्वारा। ये कहाँ का फैक्ट है? 1861 का फैक्ट है। फिर आता है दूसरा, इसी अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की भूमिका दी गई। विकेंद्रीकरण का मतलब हो रहा है कि आप देख पा रहे हो वर्तमान में क्या होता है, केंद्र का एक शासन है और एक राज्य का शासन है। यानी कि अगर आप 7वीं अनुसूची देखते हो तो राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है और संवर्ती सूची, जिसमें कि नियम कानून बनाने के लिए सबका क्या किया गया है, विशेष रखा गया। यानी आप इस चीज़ में आप नियम बना सकते हो, शिक्षा में है तो आप राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन सेना के लिए है, डिफेंस के लिए है, रक्षा के लिए वो संघ बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दोनों नियम कानून बना सकते हैं, जिसको आपको रखते हो संवर्ती सूची में। क्लियर? उसी तरह से ये प्रक्रिया किसकी है? विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट है ना। यानी कि और अच्छे से अगर इसको आप समझ पाओ तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई गांव है तो वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो सरपंच जानेगा। ठीक है,
अगर कोई शहर है, वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो विधायक जानेगा या फिर वहाँ का जो सांसद होगा वो जानेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रधानमंत्री नहीं जानेंगे या राष्ट्रपति नहीं जानेंगे, क्योंकि उनके पास और भी ज़्यादा काम है। इसीलिए ये स्टेप बांटा गया है कि आप अपने स्तर पे अगर डेवलपमेंट करोगे तो वो इनडायरेक्टली वे पे क्या होगा, देश का, कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा। तो ये भूमिका होती है विकेंद्रीकरण की। और इसी तरह से जो बॉम्बे और मद्रास से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी, वो विधायी शक्तियाँ यहाँ पे दे दी जाती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बॉम्बे और मद्रास को विधायी शक्तियाँ वापस कर दी गई, तो यहाँ से आप क्लियर कर लेना। फिर आता है थर्ड कि विधान परिषद कहाँ कहाँ गठित की गई पहली बार, तो 1862 में बंगाल में गठित की जाती है, वहीं 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा वाला जो लेवल था वहाँ पे, और 1897 में पंजाब में। तो ये तीनों स्तर पे तीनों प्रांतों में तत्कालीन रूप से उसे प्रांत बोला जाता रहा। तो प्रांतों में क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये तीनों फैक्ट याद होने चाहिए कि 1862, 1866 और 1897। क्लियर। अब आती है वायसराय को एक प्रमुख भूमिका और भी मिल जाती है इसमें, इस 1861 के अधिनियम में, कि जो आपातकालीन स्थिति होगी उसमें वायसराय काउंसिल से बिना विचार विमर्श किए ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि 6 महीने तक के लिए क्या होगा, वैध होगा। यानी कि अध्यादेश क्या होता है, वर्तमान में हम जानते हैं कि जब सत्र नहीं चलता होता और बहुत ही ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि मिनिमम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। और अगर वो पास हो गया संसद में तो वो कानून बन जाता है। तो ऐसा उस टाइम पे था कि अध्यादेश की जो भूमिका लाई गई वो सबसे पहले बात कब की गई, ये पूछा जाता है तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज भी हम उस पर काम करते हैं, लेकिन ये पहली बार कब रखा गया, तो 1861 पे। तो ये आप हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट में कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो भूतपूर्व समय में संसद के लिए रखी गई थी और आज भी उसका प्रयोग किया जाता है, और यहीं से हमारे लिए प्रश्न बन जाते हैं पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। क्लियर। तो इतने फैक्ट क्लियर होंगे। अब देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या कहता है। तो इस अधिनियम के द्वारा, जैसे कि मैंने कहा कि आप केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों में क्या कर रहे थे, सदस्यों की संख्या बढ़ाया जा रहा था। यानी कि एक चीज़ और यहाँ थी, जो भी सदस्य बढ़ाए जा रहे थे वो सरकारी उनको प्रतिनिधि नहीं दिया जा रहा था, उनको गैर सरकारी दिया जा रहा था। ये टैग के साथ काम किया जा रहा था कि तुम्हें तो बनाया जा रहा है संसद में, संसद नहीं था वहाँ पे, विधान परिषद था, लेकिन आप रहोगे कैसे, गैर सरकारी। ठीक है। अब जैसे संख्या बढ़ा दी गई तो कार्य भी बढ़ गए, है ना। तो विधान परिषद में क्या हो रहा था, नियमों कानूनों की चर्चा होने लगी। बजट यानी कि जो भी एक साल का जो भी वित्तीय समय था हम उसे कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श होने लगा। जैसे कि आज आप देखते हो बजट आता है साल भर में एक बार। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक और फैक्ट, वो है चुनाव यानी इलेक्शन। तो पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहली बार चुनाव की प्रक्रिया कब की गई या चुनाव का प्रावधान कब किया गया, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। अब आते हैं जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पीटी और मेंस में। देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो इस अधिनियम में जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मार्ले मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के उस समय पे सचिव रहे और वहीं पे जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय रहे। ठीक है। इन दोनों के गठबंधन के द्वारा, इन दोनों के सुझाव से भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। अब जैसे कि आप पढ़ते ही आ रहे हो कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ रही थी।
ठीक है, जाहिर सी बात है बढ़ी। पर अब जो इनके साथ कार्य किया जा रहा था, यानी कि जैसे कि आप देखते हो वर्तमान समय में संसद में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं चलती हैं, है ना, बजट पर बात करना, शून्यकाल, प्रश्नकाल, है ना। लेकिन उस टाइम पे जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, जैसे कि आज भी ये शामिल है, बजट पर बात करना, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी थी 1909 में ही, ठीक है, जिसे आज भी जारी रखा गया है। इसके साथ ही पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नर और वायसराय के साथ किसी भारतीय को एसोसिएशन बनाने का प्रावधान मिला था, और उसमें जो पहले भारतीय सदस्य बने थे कार्यपालिका के इसमें, वो बने थे सत्येंद्र सिन्हा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सत्येंद्र लिखा है, लेकिन वो सत्येंद्र सिन्हा है, ठीक है। तो सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने थे कार्यपालिका के, जिन्होंने गवर्नर और वायसराय के साथ क्या किया था, एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। अब इसमें यह भी था एक कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दे देना, क्योंकि मेन मोटिव तो यही था कि फूट डालो और शासन करो। तो हम तो ऐसा काम ही करेंगे ताकि आपस में ही भिड़ जाएं और हम राज करें, और इसीलिए इनडायरेक्टली वे में इन्होंने क्या कर दिया, सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। और इसीलिए इन्होंने ऐसा अधिनियम में नियम लाया कि जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं उनके लिए जो वोटर्स होंगे, यानी जो मतदाता होंगे, वो मुस्लिम ही रहेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी, और इसी से शुरुआत हो जाती है इस भावना की। और जो लॉर्ड मिंटो है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, और इसीलिए आज भी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। और ये आपका एक प्रश्न है कि आप इसको आप देख करके कैसे आप आंसर कर पाओगे, तो आप इसको देख लेना, साइड में ये मेंशन है। क्लियर। सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।